ये जो हमारी पोटेंशियलिटी है, बुद्धि हमारी एक तरह की जो पोटेंशियल है, जिसमें कि हम कई सारे स्किल्स को सीखते हैं, जिससे कि हम अपनी लाइफ में जो भी हमारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको हम अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें और हम जो है वो ग्रो सकें और हम जो बनना चाहते हैं हम वो बन जाएँ। ये इंडियन पर्सपेक्टिव में कहा गया है और ये भी बोला गया है कि जो बुद्धि है उसमें हमें बहुत सारी व्यक्तिगत भिन्नताएँ देखने को मिलती है। जैसे अभी पहले भी कहा कि कोई व्यक्ति क्यों अच्छी तरीके से काम कर लेता है, कोई क्यों व्यक्ति जल्दी काम कर लेता है, किसी को कुछ समझने में क्यों जो है वो जल्दी समझ जाता है, कोई किसी को क्यों उसमें देर से समझ में आता है। तो इस तरीके से इंटेलिजेंस हम कह सकते हैं कि इसमें हमें व्यक्तिगत भिन्नताएँ मिलेंगी और ये जो डिफरेंसेस हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, ये व्यक्ति को जो है उसके डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उससे कोप अप करने में हेल्प करती है और उससे प्रभावित करती है। तो अगर इंटेलिजेंस को देखा जाए, तो हमने ये देखा कि इंटेलिजेंस को जो है एक कह सकते हैं कि एक ऐसी कैपेसिटी है जो कि हमें अच्छी तरीके से हमारे वातावरण के साथ हम कैसे डील कर सकें, किस तरीके से हम रैशनली सोच सकें, किस तरीके से हम अपने जीवन की समस्याओं को सॉल्व कर सकें, किस तरीके से हम जो है लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सकें, किस तरीके से हम जो है किसी भी चीज़ को प्लान कर सकें, किसी भी तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ये सब हमारी इंटेलिजेंस में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये केवल एक डोमेन को नहीं समझाता है, एक कारक को नहीं से हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते। इसमें कई सारे मेंटल एबिलिटीज़ या कई सारे संज्ञानात्मक कारक मिले हुए हैं, जो कि इंटेलिजेंस को समझाने में मदद करते हैं और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण परिभाषा है, वो वेस्लर ने 1944 में दी थी। अब उन्होंने कुछ और बातें इंटेलिजेंस के बारे में ये कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति का जो आईक्यू है, यानी इंटेलिजेंस क्वोटिएंट है, जिससे कि इंटेलिजेंस क्वोटिएंट जो कि हम एक टेस्ट से मापते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति का जो आईक्यू है वो 70 से कम आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, यानी उसकी जो बुद्धि है वो बहुत ही कम है। और ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो लेवल है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। अब इस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से क्या होता है, व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है कि वो अपनी डेली लाइफ को परफॉर्म करने की कैपेसिटी है वो नहीं कर सकता, अपने सिंपल से टास्क को वो नहीं कर सकता और उसका जो एकेडमिक यानी जो एकेडमिक लाइफ है, उसकी जो लाइफ स्किल्स है वो बहुत ही पुअर होती है। तो मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जहाँ पर आईक्यू 70 से हमें कम देखने को मिलता है, उस केस में हम ये कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, वो किसी कार्य को नहीं कर पाएगा और साथ ही साथ वो जो है अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको वो सॉल्व नहीं कर सकता और अपने सिंपल से सिंपल टास्क को वो नहीं परफॉर्म कर सकता अगर उसका आईक्यू लेवल हमें लेस देन 70 दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ये भी बोला गया कि जो इंटेलिजेंस है यानी बुद्धि में जो है हमें सेक्स डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। ये कहते हैं कि जो वुमेन होती है या गर्ल्स है, वो वर्बल टास्क को परफॉर्म करने में बहुत ही अच्छा उनका जो है वो उसमें कमांड होता है कि कोई भी वर्बल टास्क है तो उसको वो बहुत बेहतर तरीके से जो है वो कर सकती है। और लेकिन ये कहा गया है कि जो पुरुष है और जो बॉयज़ हैं, लड़के हैं, वो जो है परफॉर्मेंस टास्क को जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इंटेलिजेंस में हमें सेक्स डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं, इंटेलिजेंस में हमें जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी देखने को हमें मिलती है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस को जो है समझना बुद्धि को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी की वजह से हम जो है वो अपने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य जो है ज़िंदगी के कर सकते हैं। तो ये था इंटेलिजेंस कि इंटेलिजेंस क्या है और किस तरीके से मनोवैज्ञानिकों ने इसको परिभाषित किया है। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा डिबेट जो है इंटेलिजेंस के ऊपर चलता आया है कि ये एक नेचर का कॉन्सेप्ट है या नर्चर का कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम देखते हैं कि नेचर वर्सेस नर्चर जो है वो क्या चीज़ है। जैसे क्यों कुछ पीपल जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति से बहुत इंटेलिजेंट है, क्यों एक ही परिवार के जो बच्चे हैं उसमें से किसी में इंटेलिजेंस ज़्यादा है, किसी में इंटेलिजेंस कम है, किसी का एप्टीट्यूड लेवल ज़्यादा है, किसी का एप्टीट्यूड लेवल कम है। तो अगर इसको देखा जाए, तो ये सारी बातों को देखा जाए, तो हमें एक नेचर और नर्चर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिखाई देता है। अब नेचर का मतलब है कि ये रिफ़र करता है उन जेनेटिक फैक्टर्स को, यानी जो हमारे वंशानुगत कारक हैं, वो किस तरीके से इंटेलिजेंस को जो है वो को बनाते हैं, जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिला है, जैसे कि हाइट और स्किन और हमारे कलर, जो स्किन का हमारा कलर है। नर्चर जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में, कि हमारा किस तरीके से वातावरण जो है हमें प्रभावित करता है। जैसे कि हमारा पालन-पोषण कैसे हुआ है, हमारे परिवार का जो है वो सोशियो-इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, हमें किस तरीके का सोशल सपोर्ट मिल रहा है, हमारे कौन-कौन से कल्चरल फैक्टर्स हैं जो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो
किसी भी पर्सन के अंदर से नहीं आ रहा है, उसका जो वातावरण है जब वो उसको उसको प्रभावित कर रहा है, तो वो नर्चर है। तो नेचर यहाँ पर हो गया कि वो जेनेटिक फैक्टर्स जो कि हमें इनहेरिटेड है, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं, जैसे कि हमें हाइट, हमारे स्किन का कलर, ये नेचर हो गया। नर्चर वो हो गया कि जो हमें इन्वायरमेंटल यानी हमारे वातावरण से हमें मिले हैं, जो कि हमें बहुत इम्पैक्ट करते हैं, हमारे ऊपर डालते हैं, जैसे कि हमारा पालन पोषण और हमारे फैमिली का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ये उसके कुछ उदाहरण हैं। तो अब जो लोग ये बिलीव करते हैं कि इंटेलिजेंस जो है यानी बुद्धि जो है वो पूरी तरीके से वंशानुगत कारकों के द्वारा कंट्रोल्ड होती है, तो ऐसे लोगों को नेटिविस्ट कहा गया। इन लोग ये कहते हैं कि जो भी बुद्धि है किसी भी व्यक्ति की, वो सिर्फ और सिर्फ जो है उसके जेनेटिक फैक्टर्स यानी जो उसको परिवार से जो उसको मिला है, इनहेरिटेड है, जन्मजात है, उसकी उसको ही उन्होंने इंटेलिजेंस को समझाने में वही कारक जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे लोगों को नेटिविस्ट कहा गया। और इन लोगों ने ये कहा कि जो भी बिहेवियर है व्यक्ति का, जो भी उसका बिहेवियर बन रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक फैक्टर से बन रहा है। दूसरी तरफ जो लोग ये कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो हमें इन्वायरमेंटल जो हमारे वातावरण कारक है उनसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, उसी से हमारा इंटेलिजेंस बना हुआ है। तो ऐसे लोगों को एम्पेरिसिस्ट कहा गया कि ऐसे लोग एम्पेरिसिस्ट हैं जिन्होंने जो वातावरण के कारकों को महत्वपूर्ण मानते हैं इंटेलिजेंस को समझाने के लिए। तो इसी तरीके से ये देखा गया कि जो हमारा जो दो तरीके के कॉन्सेप्ट हमारे निकल कर आए कि एक तो जो जेनेटिक फैक्टर्स को इंटेलिजेंस के फैक्टर बता रहे हैं और एक जो इन्वायरमेंटल फैक्टर को बता रहे हैं, जिसमें कि हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारे वातावरण के जो कारक हैं वो महत्वपूर्ण हैं। अब जो जिन्होंने अगर हम इसको जो सबसे ज़्यादा इस नेचर और नर्चर कॉन्सेप्ट को जिन्होंने बताया है, सबसे प्रोमिनेंट सपोर्टर जो है वो है जॉन लॉक हैं। और इन्होंने ये कहा कि जो हमारा जो माइंड होता है किसी भी बच्चे का, वो एक टैबुला रासा यानी एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, एक खाली स्लेट होती है, जिसको कि हम अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से जैसे-जैसे हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, जिस तरीके से हमारे जो है हमारी वो बढ़ती है, एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, हमारे लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ता है, उस तरीके से उसके बाद हम अब उस ब्लैंक स्लेट में क्या करते हैं, लिखते चले जाते हैं। तो जो जॉन लॉक हैं, उन्होंने टैबुला रासा का कॉन्सेप्ट दिया और ये भी देखा गया है कि जो भी बुद्धि है, एक तो नेचर की तरफ है, दूसरा नर्चर की तरफ है। तो हम केवल एक ही कर दो एक्सट्रीम छोर पर हम इसकी बात नहीं कर सकते कि केवल नेचर ही से हमारी बुद्धि बनी हुई है या हमारी नर्चर से ही बुद्धि बनी हुई है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो है दोनों ही चीज़ों का जो है हमारी बुद्धि में महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे वो जेनेटिक फैक्टर्स हो, चाहे हमारे वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो। इसीलिए हम किसी भी एक एक्सट्रीम पर इंटेलिजेंस को नहीं समझा सकते कि हमने ये केवल कह दिया कि नेचर ही हमारे जो है इंटेलिजेंस को बना रहा है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि नर्चर ही हमारे इंटेलिजेंस को बना रहा है। तो ये एक बहुत ही शुरू से एक डिबेट रहा है इंटेलिजेंस के ऊपर कि किस तरीके से हमारी जो है वो इंटेलिजेंस बनती है, किस तरीके से नेचर का क्या योगदान रहा है और नर्चर का क्या योगदान रहा है। और इसमें जो सबसे वेल नोन प्रोमिनेंट सपोर्टर हैं इस व्यू के, वो हैं जॉन लॉक, जिन्होंने कहा कि हमारा जो 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 बहुत ही एक एम्पेरिसिस्ट थे और जिन्होंने ये कहा कि हमारा जो ह्यूमन माइंड होता है एक टेबुला रासा की तरह होता है, एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, जिसमें धीरे धीरे हम जो है वो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से हम उस स्लेट में उसको भरते चले जाते हैं। रिसेंटली अभी बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं जो कि दोनों ही फैक्टर्स, जैसे कि अभी बताया कि जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इंटेलिजेंस को बनाने में। जैसे कि अगर मान लीजिए कि किसी हाइट है किसी भी बच्चे की जो कि एक फिजिकल ट्रेट है, तो वो जेनेटिक फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर दोनों से इन्फ्लुएंस होगा। अब जेनेटिक फैक्टर्स तो ये हो गया कि अगर मान लीजिए उसके पेरेंट्स बड़े हैं तो उसके बच्चे में भी जो है वो ये होना चाहिए कि वो बड़ा निकलेगा, लंबा निकलेगा। लेकिन कभी-कभी कुछ केसेज़ में ऐसा होता है कि लंबे बच्चे, माँ-बाप के बच्चे भी लंबे नहीं निकल पाते, क्योंकि उनको जो है एनवायरनमेंट यानी कि उनको माल न्यूट्रिशन रह गए, उनको अच्छा खाना नहीं मिला, उनको बहुत बेहतर तरीके से जो है वो उनकी हेल्थ को नहीं रखा गया, तो उनकी हाइट जो है वो उस तरह से नहीं निकल पाती जिस तरीके से उनके पेरेंट्स होते हैं। तो इसलिए ये ऐसी स्टडीज़, बहुत सारी स्टडीज़ अब ये हैं जो ये सपोर्ट करती हैं कि अगर इंटेलिजेंस को शेप करने में हमारे जेनेटिक और हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों का ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका है, और केवल एक एक्सट्रीम पर हम इंटेलिजेंस को नहीं समझा सकते, क्योंकि इससे भी पहले ये भी कहा गया
कि जो बुद्धि है वो हमारी एक एक ग्लोबल कैपेसिटी है, जिसमें केवल एक कॉग्निटिव स्टेट नहीं है, हमारी कई सारी संज्ञानात्मक क्रियाएँ हैं जो उसमें भाग लेती हैं और हमारी बुद्धि को बनाती हैं। बुद्धि में जो है वो और आगे डिबेट में एक फ्लिन इफ़ेक्ट के बारे में बात की गई, जिसमें कि कल्चर का जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस कल्चर में हम रहते हैं, उसमें जो है वो फ्लिन इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। और फ्लिन इफ़ेक्ट जो है वो बेसिकली एक क्रिटिकल जो हमारा इंटेलिजेंस है, वो हमारे एनवायरनमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, ये बताता है। फ्लिन इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादातर हम इंडिया में, भारत में हम नहीं देखते हैं, लेकिन बाहर के अगर देशों में ये देखा जाए तो फ्लिन इफ़ेक्ट हमें जो है वो बहुत दिखाई देता है। और भारत में हमें फ्लिन इफ़ेक्ट इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि कई सारे फैक्टर जैसे कि माल न्यूट्रिशन है, या डिक्रीज़ लिटरेसी रेट है, या जो लोअर एवरेज इंटेलिजेंस को जो है वो हमें बताती है, इसलिए हमें इंडिया में फ्लिन इफ़ेक्ट बहुत देखने को नहीं मिलता है। एंड फ्लिन इफ़ेक्ट के बारे में ये कहा गया है कि जो एनवायरनमेंट है, जो कल्चर है, वो बहुत हमारे बुद्धि को प्रभावित करता है। और फ्लिन इफ़ेक्ट जो है वो यूएस में देखा गया, जिसमें एवरेज जो आईक्यू थी वो 3 साल में 22 पॉइंट्स तक जो है वो इंक्रीज़ हुई। यानी 3 साल के अंदर लोगों में इतना बुद्धि का जो है विकास हुआ, यूएस में जो देखा गया। तो इस तरीके की जो फ्लिन इफ़ेक्ट है, जिसमें केवल यही बताया गया है कि अगर इनको सिंपल शब्द में हम फ्लिन इफ़ेक्ट को समझाएँ, तो इसमें सिर्फ़ ये बोला गया है कि जो एनवायरनमेंट है, जो कल्चर है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे उसमें इंटेलिजेंस को समझाने में। एंड फ्लिन इफ़ेक्ट जो है, एक एवरेज आईक्यू देखा गया यूएस में इंक्रीज़ हुई, 22 पॉइंट इंक्रीज़ हुई पिछले 3 साल के अंदर। लेकिन ये इफ़ेक्ट जो है हमें भारत में उतना देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं भारत में जो कि इंटेलिजेंस को प्रभावित करते हैं, जहाँ पर हमें फ्लिन इफ़ेक्ट नहीं दिखता कि 3 साल में अचानक से इतना एवरेज पॉइंट में इंक्रीज़ हो जाए बुद्धि में। इसके कई सारे रीज़न हैं, जैसे कि माल न्यूट्रिशन है, लोगों को अच्छा खाना नहीं मिल पाया है, पालन-पोषण ठीक तरीके से नहीं हो पाया है। दूसरा जो लिटरेसी रेट है, जो पढ़ने-लिखने का रेट जो है वो इंडिया में वो भी बहुत कम है, जिसकी वजह से जो आईक्यू है वो डिक्रीज़ हो जाती है, लोअर रेट पे हो जाती है। तो ये फ्लिन इफ़ेक्ट के बारे में ज़्यादातर हमें जो बाहर के देश हैं, उनमें हमें ये फ्लिन इफ़ेक्ट देखने को मिला, जिसमें यूएस का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। तो ये था इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस को हमको मनोवैज्ञानिकों ने किस तरीके से परिभाषित किया, बुद्धि क्या है। और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि बुद्धि में जो नेचर और नर्चर का जो कॉन्सेप्ट है, वो किस तरीके से बुद्धि को प्रभावित करता आया है। जिसमें कि जॉन लॉक थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्टर थे एनवायरनमेंट के, कि बुद्धि में जो एनवायरनमेंट है हमारा, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। उन्होंने टेबुला रासा जैसा कॉन्सेप्ट दिया। और आगे की स्टडीज़ ने ये बताया कि केवल एक ही फैक्टर के बेसिस पर हम जो है वो बुद्धि को नहीं समझा सकते, चाहे वो जेनेटिक फैक्टर हो, चाहे वो एनवायरमेंटल फैक्टर हो। हमें दोनों ही फैक्टर्स का हम जो है वो वहाँ पर दोनों ही मिलते हैं, तब जाकर के हमें बुद्धि के बारे में सही तरीके से पता चलता है और हम सही तरीके से परिभाषित करते हैं उसको। नेक्स्ट जो है हमारा, कि कई थियरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस हैं, कि कई सारी थियरीज़ जो हैं वो इंटेलिजेंस के ऊपर बनी हुई हैं, जिन्होंने अपने-अपने तरीके से इंटेलिजेंस को समझाने की बात की। तो उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस को जो है हम एक पर्टिकुलर तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, और इसमें कई सारे ओपिनियंस हमें देखने को मिले, कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने तरीके से बुद्धि को परिभाषित किया। तो इसलिए कई सारी थियरीज़ जो हैं वो इंटेलिजेंस के ऊपर बनी हैं, जिन्होंने इंटेलिजेंस को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से परिभाषित किया है। एक ग्रुप ऑफ थियरीज़ जो है वो मेंटल एबिलिटीज़ को किस तरीके से, यानी हमारी जो जितनी भी मेंटल एबिलिटीज़ हैं, हम उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसको संगठित करते हैं, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंटेलिजेंस को बताते हैं, इनके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। जबकि अदर जो ग्रुप था, उन्होंने ये बताया कि इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, यानी जो हमारा जो बुद्धि का जो की प्रक्रिया है, उसका नेचर क्या है। तो यहाँ पर कई सारे हम विभिन्न जो है मनोवैज्ञानिक देखेंगे, जिन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत काम किया है और अपने तरीके से इंटेलिजेंस को परिभाषित करने की उन्होंने कोशिश की है। तो सबसे पहले जो नाम आता है इंटेलिजेंस को समझाने में, वो स्पीयरमैन की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, जिसको कि हम टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। चार्ल्स स्पीयरमैन है, जिन्होंने इंटेलिजेंस को जो है वो की टू फैक्टर थ्योरी जो है उन्होंने बताई। और इन्होंने ये कहा कि इंटेलिजेंस को समझाने के लिए हमारे पास 2 फैक्टर होते हैं। एक उन्होंने कहा जी फैक्टर, और दूसरा उन्होंने कहा एस फैक्टर। अब ये जी और एस फैक्टर कहाँ से निकल कर आया? तो स्पीयरमैन ने ये बोला, नोटिस किया कि जो
बच्चे हैं वो किसी अगर एक सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो दूसरे सब्जेक्ट्स में भी अच्छे मार्क्स लेकर के आ रहे हैं। उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर बच्चे जो हैं, एक में तो एक सब्जेक्ट में तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स में भी क्या कर रहे हैं, वो गुड मार्क्स लेकर के आ रहे हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने जब इस ऑब्जर्वेशन को देखा कि ऐसा क्या रीज़न है कि वो एक में तो का अच्छा करते हैं, लेकिन साथ-साथ और सब्जेक्ट्स में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उन्होंने ये देखा कि इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू उन्होंने ये प्रपोज़ किया कि कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि हमारी एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, अफ़ेक्ट करते हैं। तो स्पीयरमैन ने जब इस ऑब्जर्वेशन को देखा तो उन्होंने कहा कि हमारे अंदर 2 तरह की जो है वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारी मेंटल एबिलिटीज़ को जो है वो अफ़ेक्ट करती हैं। जिसमें से एक होता है जी फैक्टर, जिसको कि कॉमन फैक्टर कहा गया, कि ऐसे फैक्टर जो कि हमें सब में दिखाई दे रहा है, हर बच्चा जो है उसको कर लेता है, हर व्यक्ति जो है किसी भी टास्क को परफ़ॉर्म कर लेता है, जिसको कि जी फैक्टर कहा गया। और दूसरा उन्होंने बताया कि एस फैक्टर, जो कि एस फैक्टर जो होता है वो हमारा एक यूनिक फैक्टर होता है। जैसे किसी में तैराकी करने का कोई एस फैक्टर है, स्पेसिफिक फैक्टर है, कोई गाना बहुत अच्छा गाता है, उसी में एक्सीलेंस है, तो वो उसका एस फैक्टर है। तो स्पीयरमैन ने इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर कहा कि एक कॉमन फैक्टर होता है जो कि हमें सब बच्चों में दिखाई दे रहा है, जिससे कि वो हर एक टास्क को, हर एक सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन एक एस फैक्टर होता है जो कि हमारा यूनिक फैक्टर होता है, स्पेसिफिक फैक्टर होता है, जिसमें कि हम एक्सेल कर ले जाते हैं। जी फैक्टर जो होता है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी इसको हमने बहुत वृहद तरीके से उसको जो है वो लिया है कि बड़ा एक फैक्टर है, जिसमें जो है हमारी कई सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं वो मिल कर के काम करती हैं। और जबकि जो एस फैक्टर है वो हमारा सिंगल और यूनिक फैक्टर है, जो कि इसमें जो है वो जितनी भी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं, रिलेटेड होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जनरल इंटेलिजेंस है, इससे हम क्या करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं, हम एक रीजनिंग करते हैं और हम कई सिचुएशन में जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जी फैक्टर का बेसिकली ये काम है। तो स्पीयरमैन की जो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है, जिसको कि उन्होंने 2 फैक्टर कहा। और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जब बच्चों को ऑब्ज़र्व किया तो देखा कि वो केवल एक ही सब्जेक्ट पर अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करते थे, बल्कि वो कई सारे सब्जेक्ट्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आए। और इसी ऑब्ज़र्वेशन के बेसिस पर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर्स हैं जो हमारी एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफ़ेक्ट करते हैं, और जिसको कि उन्होंने जी फैक्टर कहा। और जी फैक्टर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम की तरह उन्होंने लिया, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि कई सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो है हमारी मिली हुई है। और इसके साथ ही साथ एक एस फैक्टर उन्होंने लिया, जिसको कि स्पेसिफिक फैक्टर उन्होंने कहा, यूनिक फैक्टर कहा। और ये जो स्पेसिफिक फैक्टर है, ये इसमें हमारी कई सारी जो भी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। जब भी हम जी फैक्टर की बात करते हैं तो इससे बच्चे में जो है वो नॉलेज को एक्वायर करता है, इस फैक्टर की वजह से एक एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करता है, और साथ ही साथ सिचुएशन में या वातावरण में जो भी नई चीज़ें होती हैं उसको समझने की कोशिश करता है। तो ये चार्ल्स स्पीयरमैन की जो है वो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, दैट इज़ 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस थी। नेक्स्ट जो इंटेलिजेंस की थ्योरी आई वो थी थर्स्टन की जो है इंटेलिजेंस थ्योरी। और इन्होंने भी इंटेलिजेंस को बहुत ही सारी मेंटल एबिलिटीज़ के थ्रू जो है वो परिभाषित किया है। थर्स्टन ने 1938 में जो है अपनी थ्योरी को दिया था, और इन्होंने कहा कि जो इंटेलिजेंस होती है वो हमारी कई सारी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ से मिलकर के बनी हुई है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ था, ये इनका मेन कॉन्सेप्ट था कि कई सारी हमारी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं जो कि प्राइमरी हैं, जिनको बहुत ज़रूरी है होना हमारे निचले स्तर पर। तो ये जितनी भी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं, ये सब मिलकर के हमारी इंटेलिजेंस को क्या करती हैं, बनाती हैं। और इन्होंने टोटल 7 जो है वो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में बताया, जो कि इंटेलिजेंस के लिए ज़रूरी है। सबसे पहला है वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी का मतलब होता है कि जिस जिस भी में ये वर्ड फ्लुएंसी है, जिस भी व्यक्ति में, वो जो है वो बहुत जल्दी वर्ड्स को जो है वो रैपिडली यूज़ करता है। जिस भी वर्ड को वो जान रहा है, उसको पता है कि उसे कहाँ पर और किस तरीके से इन वर्ड्स को जो है वो यूज़ करना है। और साथ ही साथ वो एनाग्राम्स के थ्रू और जो है वो किसी भी टास्क में को जो है वो पूरा करता है। तो ये है वर्ड फ्लुएंसी। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि यहाँ पर आप किसी भी वर्ड की जो है वो मीनिंग को जब आप समझ ले जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। और इसमें जो है वो वोकैबुलरी टेस्ट और ये
कई सारे आइडियाज़ जो है हम इसके अंदर रखते हैं। स्पेटियल विजुअलाइज़ेशन का मतलब होता है, इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि यहाँ पर हम पैटर्न, जो भी पैटर्न हम देख रहे हैं उसको अपने हिसाब से किस तरीके से हम मैनिपुलेट कर लेते हैं और किस तरीके से जो है ऑब्जेक्ट को स्पेस में जो है हम विजुअली देख सकते हैं, वो हमारा स्पेटियल विजुअलाइज़ेशन है। उसके बाद है परसेप्चुअल स्पीड। परसेप्चुअल स्पीड को परिभाषित करते हुए थर्स्टन ने कहा कि यहाँ पर जो है किसी भी चीज़ को हम किस तरीके से और बहुत ही जल्दी उसको परसीव कर ले जाएँ, वो हमारा परसेप्चुअल स्पीड होता है। न्यूमेरिकल फैसिलिटी का मतलब हो गया कि किसी भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को जब हम जो है वो अच्छी तरीके से कर ले जाते हैं, तो वो न्यूमेरिकल फैसिलिटी है। रीज़निंग का मतलब है कि हमारी तार्किक क्षमता कितनी है, कैसे हम जो है वो अपनी रीज़निंग का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को समझने के लिए। और एसोसिएटिव मेमोरी, कि हम कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को रिकॉल कर ले जाते हैं, उनको समझ ले जाते हैं। तो थर्स्टन ने जो उन्होंने कहा कि जो इंटेलिजेंस है वो हमारे 7 क्लस्टर्स ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ को इन्वॉल्व करती हैं। और अगर ये दिखाई दे रहा है तो ये सारी जो एबिलिटीज़ है, ये हमारे इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करती है। तो उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जितनी भी मेंटल एबिलिटीज़ हैं या जितने भी क्लस्टर्स ऊपर बताए गए हैं, 7 क्लस्टर्स बताए गए हैं, ये एक दूसरे से फंक्शनली इंडिपेंडेंट है, यानी हर जो रोल है सबका वो डिफरेंट है। और ये भी कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंटली होने के साथ साथ इंटर कोरिलेटेड है, एक दूसरे से इंटर कोरिलेशन में ये दिखाई देते हैं। और ये जो थर्स्टन की जो थ्योरी है, वो स्पीयरमैन का जो जी फैक्टर था, उस फैक्टर को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो थर्स्टन ने परिभाषित करते हुए कहा कि जो हमारी इंटेलिजेंस है, वो हमारी 7 क्लस्टर्स ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ से बनी हुई है। और ये एबिलिटीज़ एक दूसरे से फंक्शनली इंडिपेंडेंट तो हैं, लेकिन साथ ही साथ इंटर कोरिलेटेड है। और थर्स्टन की थ्योरी जो है वो पूरी तरीके जो स्पीयरमैन का जो जी फैक्टर है, उसको परिभाषित करते हुए दिखाई देती है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो थ्योरी इंटेलिजेंस में आई, जिन्होंने अपने तरीके से इंटेलिजेंस को परिभाषित करने की कोशिश की कि कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू हम इंटेलिजेंस को परिभाषित करते हैं। तो उसमें जो नेक्स्ट है हमारी स्टर्नबर्ग की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसको कि हम ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। इसको ट्रायआर्किक इसलिए कहा गया कि इसमें इन्होंने 3 इंटेलिजेंस के बारे में बताया है कि ये 3 ऐसी इंटेलिजेंस हैं जो कि हमें दिखाई देती है नॉर्मली व्यक्तियों में, इसलिए इनकी थ्योरी को ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहा गया है। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1988 और 1977 बी में अपनी थ्योरी डेवलप की। इसमें उन्होंने जो 3 इंटेलिजेंस बताए हैं, उसमें सबसे पहले इंटेलिजेंस है कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, सेकंड है हमारी क्रिएटिव इंटेलिजेंस और थर्ड है हमारी एनालिटिकल इंटेलिजेंस। 3 तरीके की इंटेलिजेंस उन्होंने यहाँ पर बताया है। सबसे पहले अगर हम कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस की बात करें, तो कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस जो है, जिसको कि हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं दूसरे शब्दों में, यहाँ पर ये बताती है कि कोई व्यक्ति किस तरीके से अपनी सिचुएशनल और एनवायरमेंटल डिमांड से अडॉप्ट कर लेता है। अगर कोई भी सिचुएशन आई, कोई भी हमारे ऊपर कोई भी सिचुएशन का प्रेशर पड़ा या कोई भी एनवायरमेंटल टास्क आया, तो किस तरीके से हम उसके साथ अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी जो है वो कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस है, जिसको कि हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ये जो है किस तरीके से हम अपनी नॉलेज को अप्लाई करेंगे उस सिचुएशन में, किस तरीके से जो है वो हम सक्सेसफुली सिचुएशन से अडॉप्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे, ये सब इसके अंदर आता है। तो जिन व्यक्ति या जो व्यक्ति इस इंटेलिजेंस के ऊपर हाई होते हैं, जिनका प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है, उनको हम स्ट्रीट स्मार्ट बोलते हैं। और ये लोग अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए पाए गए हैं, क्योंकि इनको पता है कि हम किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जो जहाँ भी सिचुएशन में हम हैं, और किस तरीके से जो हम अपने एनवायरमेंटल डिमांड्स को पूरा करेंगे या उससे हम जो है अडॉप्ट कर लेंगे। तो जो लोग अपनी सिचुएशन से अडॉप्ट कर ले जाते हैं बेहतर तरीके से, जिनको ये पता है कि हम अपनी नॉलेज को, जो भी हमारे पास नॉलेज है, उस सिचुएशन में इफ़ेक्टिवली डील करने के लिए हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको उन्होंने स्ट्रीट स्मार्ट कहा स्टर्नबर्ग ने। और ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं। दूसरी जो इंटेलिजेंस स्टर्नबर्ग ने बताई, वो थी क्रिएटिव इंटेलिजेंस। और क्रिएटिव इंटेलिजेंस को जो है उन्होंने एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस भी कहा।
तो जो लोग क्रिएटिव इंटेलिजेंस होते हैं, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, वो नए-नए आइडियाज़ और नए-नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के जो तरीके होते हैं, उनको डेवलप करते हैं। और इनमें जो है वो इस क्रिएटिव लोगों में नोवेल्टी यानी नए-नए आइडियाज़ को लाने में ये लोग बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं। तो ऐसे लोगों में क्रिएटिव इंटेलिजेंस, और जिसको कि हम एक्सपीरियंशियल यानी हमने एक्सपीरियंस से नए-नए आइडियाज़ को लेकर के वो आए, वो क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहलाता है। उसके बाद है एनालिटिकल इंटेलिजेंस। इसमें इसको जो है हम कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस भी हम जो है वो कहते हैं। और एनालिटिकल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि किस तरीके से हम अपनी सिचुएशन में एब्स्ट्रैक्टली या रैशनल तरीके से हम जो है वो उसमें सोचते हैं। तार्किक क्षमता इसमें जो है वो ज़्यादा होती है। और ये जो एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, ये ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस टेस्ट यानी जो भी इंटेलिजेंस टेस्ट हम बनाते हैं, उसके थ्रू हम जो है ये एनालिटिकल इंटेलिजेंस हम आसानी से माप सकते हैं। तो जो लोग इस इंटेलिजेंस पर जो हाई होते हैं, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग यानी करने की क्षमता बहुत होती है, तार्किक क्षमता करने की बहुत होती है। और ये लोग एकेडमिक टास्क यानी जो भी इनका जो है पढ़ाई-लिखाई से संबंधित चीज़ है, उसमें बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म करते हैं। इन लोगों में मैथमेटिकल और वर्बल स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी पाई जाती है। तो जो ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस था, उन्होंने स्टर्नबर्ग ने जो है उसमें 3 तरह की इंटेलिजेंस को समझाने की कोशिश की, जिसमें पहली थी कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, जिसको कि हम जो है वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, क्रिएटिव इंटेलिजेंस जिसको कि हम एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, और एनालिटिकल इंटेलिजेंस जिसको कि हम कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, या कॉम्पोनेंट इंटेलिजेंस को हम एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरी थी जिन्होंने इंटेलिजेंस को परिभाषित किया अपने तरीके से, वो थी गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो हार्वर्ड गार्डनर जो थे, उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस की जो है वो थ्योरी दी, और इस पे उन्होंने बताया 1993 और 1999 में इन्होंने एक क्लासिकल व्यू दिया इंटेलिजेंस का, जिसमें उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि जो है, हमारी एक लॉजिकल कैपेसिटी यानी हम तार्किक रूप से जब उसको हम समझते हैं, तो वो हमारी इंटेलिजेंस है। उन्होंने कहा कि कोई भी एक वन फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस यानी कोई भी एक तरह की बुद्धि जो है, वो इंटेलिजेंस को नहीं परिभाषित कर सकती। कोई भी एक फॉर्म जो है वो इंटेलिजेंस को परिभाषित नहीं कर किया जा सकता। कई सारी नंबर ऑफ इंटेलिजेंस एबिलिटीज़ जो हैं वो जब काम करती हैं, तभी हम अपने इंटेलिजेंस को हम समझा सकते हैं। उन्होंने जो सबसे पहले जो है 7 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को जो है उन्होंने बताया कि 7 तरह की इंटेलिजेंस हमें देखने को नॉर्मली मिलती है। पहले उन्होंने 7 दिया, जिसमें से पहली थी लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है कि जो लोग लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में बहुत हाई होते हैं, उनका लैंग्वेज पे बहुत अच्छा उनका जो है वो कमांड है, और अब वो अपने थॉट्स को जो है वो बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो सबसे एप्रोप्रिएट वर्ड होता है, जो सबसे अच्छा वर्ड होता है, वो उसको यूज़ कर ले जाते हैं। तो ये था लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। उसके बाद उन्होंने बताया म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। ऐसे लोग जो कि म्यूज़िक उसमें बहुत हाई होते हैं। एक उनके अंदर जो है वो जो म्यूज़िक के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिनको म्यूज़िक जो है वो अपने एज़ अ करियर की तरह यूज़ करते हैं, तो ऐसे लोगों में म्यूज़िकल इंटेलिजेंस बहुत हाई पाई गई। उसके बाद लॉजिकल मैथमेटिकल, जो लोगों में लॉजिकल कैपेसिटी करने की बहुत क्षमता होती है, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर ले जाते हैं, उनमें लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है। स्पेटियल इंटेलिजेंस की जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं आराम से, और जो है वो हम विजुअल मेंटल इमेजेस और को फॉर्म कर लेते हैं, जैसे कि पायलट हैं, नेविगेटर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, पेंटर्स हैं, इनके अंदर जो है वो स्पेटियल इंटेलिजेंस बहुत हाई पाई जाती है। बॉडीली काइनेस्थेटिक, जहाँ पर अपनी बॉडी का हमारे ऊपर कंट्रोल होता है, हमें पता होता है कि कहाँ से मूवमेंट करना है, कैसे करना है, तो ऐसे लोगों में बॉडीली काइनेस्थेटिक जो वो होता है, वो बहुत हाई होता है। जैसे एक्टर्स हैं, डांसर्स हैं, ऐसे लोगों में बॉडीली काइनेस्थेटिक जो इंटेलिजेंस है वो बहुत हाई होती है। इंट्रापर्सनल, जहाँ पर हम अपने वर्ड्स, अपने इमोशंस को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, हम अपने बारे में अच्छी तरीके से जान सकते हैं, उसको इंट्रापर्सनल कहा गया। उसमें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है। और नेक्स्ट है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब जहाँ पर हम लोगों की भावनाओं को समझ सकते हैं, लोगों का कम्युनिकेशन लेवल समझ सकते हैं, जब उनके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसको उन्होंने इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहा। तो बाद में गार्डनर ने जो है एक और इंटेलिजेंस को जोड़ा, जो कि 8th इंटेलिजेंस थी, वो थी नेचुरलिस्टिक। और नेचुरलिस्टिक का मतलब होता है कि जो लोग अपने नेचर से बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो अपने नेचर के बारे में बहुत जानते हैं, उसको हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं, और नेचर जो लवर्स होते हैं, जो
उनको उन्होंने कहा कि उनके अंदर नेचुरलिस्टिक जो इंटेलिजेंस होती है वो बहुत हाई होती है। तो जैसे बॉटनिस्ट हैं, जो लोग बॉटनी में काम कर रहे हैं, जो वाइल्ड लाइफ है लाइफर्स हैं, इन लोगों में जो है इस तरह की इंटेलिजेंस जो है वो हमें बहुत हाई देखने को मिलती है। तो ये थी गार्डनर की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि केवल एक इंटेलिजेंस के फॉर्म से हम इंटेलिजेंस को नहीं समझ सकते। इसमें कई सारे इंटेलिजेंस होते हैं जो कि हम इंटेलिजेंस को परिभाषित करते हैं, और सबसे पहले उन्होंने 7 इंटेलिजेंस को बताया। उसके बाद उन्होंने बाद में 8वें इंटेलिजेंस को जोड़ा, जिसको कि नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस कहा गया। गार्डनर थ्योरी के बाद जो सबसे और महत्वपूर्ण थ्योरी है वो कैटल की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है। और रेमंड कैटल ने 1963 में अपनी इंटेलिजेंस थ्योरी को दिया, जिसमें उन्होंने 2 तरीके की इंटेलिजेंस को बताया। एक थी फ्लूइड इंटेलिजेंस और दूसरी थी हमारी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस जिसमें होती है, फ्लूइड मतलब जैसे तरल है, जो बह रहा है। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस की वजह से हम क्या करते हैं कि नई प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर पास्ट एक्सपीरियंसेस की नॉलेज का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, बल्कि जो पर्सन होता है वो नए-नए लॉजिकल मेथड्स को लेकर के आता है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यानी तरल है, यानी बह रहा है, तो बहते समय क्या है कि अभी हम नए-नए आइडियाज़ को अपने अंदर क्या कर रहे हैं, ग्रास्प करते हैं। यहाँ पर पास्ट एक्सपीरियंसेस का कोई भी रोल नहीं कहा गया है। क्रिस्टलाइज़, जो कि ठोस जिसको कहा गया कि ठोस बुद्धि, जहाँ पर हम अपनी स्किल्स का यूज़ करते हैं, नॉलेज का यूज़ करते हैं जो हमने पास्ट एक्सपीरियंसेस में सीखी है। यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल लर्निंग है, यहाँ पर थ्रू आउट ये लाइफ स्पैन जो है हमारी चलती रहती है, क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंसेस से लगातार सीखते रहते हैं। तो ये जो इंटेलिजेंस है, ये वोकैबुलरी और जनरल नॉलेज के फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। तो जो कैटल की जो थ्योरी थी, उसमें उन्होंने 2 तरीके की इंटेलिजेंस को बताया। फ्लूइड इंटेलिजेंस, जहाँ पर पास्ट एक्सपीरियंसेस का कोई मतलब नहीं है, जहाँ पर हम नए-नए आइडियाज़ को सीखते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और दूसरी तरफ है हमारा क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, जहाँ पर पास्ट एक्सपीरियंसेस का बहुत रोल है, और यहाँ पर हम जो है अपने एक्सपीरियंसेस का यूज़ करके, अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आई वो पास्ट थ्योरी थी, और पास्ट थ्योरी जो है वो दास, नागलरी एंड किरबाई ने 1994 में प्रपोज किया। पास्ट को इन्होंने इस तरीके से किया, पी का मतलब था प्लानिंग, यानी किस तरीके से हम चीज़ों को प्लान करते हैं। ए का मतलब हो गया अटेंशन, ध्यान देना। एस का मतलब होगा साइमल्टेनियस, यानी एक ही साथ 2 तरीके का काम करना। एंड सक्सेसिव, एस जो नेक्स्ट एस था उसका मतलब था सक्सेसिव, जिसको मिलाकर के उन्होंने पास बनाया। और पास थ्योरी में जो है 4 तरह की कॉम्पिटेंस क्षमता हमें दिखाई देती है। तो सबसे पहला है प्लानिंग, जहाँ पर इंडिविजुअल जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या अपनी प्रॉब्लम के बारे में जो है वो डिसीजन बनाता है कि हम किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो गोल सेटिंग बिहेवियर वो करता है और अपने फीडबैक को मॉनिटर करता है। यानी पूरी तरीके से ये कहना कि अपनी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमने एक प्लानिंग पहले से बना ली। अटेंशन का मतलब होता है कि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सिलेक्टेड स्टिमुलस होते हैं वो उसी पर ध्यान देता है, और हम बाकी को इग्नोर कर देता है, क्योंकि जो हमारी कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ है, जो हमारी संज्ञानात्मक क्षमता है वो लिमिटेड है। तो हम हमारे लिए जो चीज़ यूज़फुल होती है उस पर हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है, बाकी चीज़ों को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद है साइमल्टेनियस। तो साइमल्टेनियस प्रोसेस जो है वो हमारे स्टिमुलस को परसीव करने में और स्टिमुलस को जो है वो इंटीग्रेट करने में, कि हम ग्रुप में किस तरीके से उसको इंटीग्रेट कर दें, उसको बना दें, वो हमारा होता है साइमल्टेनियस प्रोसेस। और सक्सेसिव प्रोसेस में जो है हम किसी भी स्टिमुलस को एक सीरियल ऑर्डर में कैसे हमें लगाना है कि अब ये स्टिमुलस आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, तो उसको उन्होंने कहा सक्सेसिव कहा। तो जो पास्ट मॉडल है वो कई सारे कॉग्निटिव प्रोसेस को समझने में मदद करता है, जैसे कि रीजनिंग है, इमेजरी है, लैंग्वेज है, मेमोरी है। ये सारे कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिनको कि कॉग्निटिव प्रोसेस कहा गया, जिसकी वजह से हम जो है वो इन चीज़ों को समझ पाते हैं। तो पास्ट सीरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको जो है वो दास नीलगिरी ने बताया। तो ये कुछ थ्योरीज थी जिन्होंने ये बताया, अपने अपने तरीके से इंटेलिजेंस को समझाने की कोशिश की, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी थी स्पेयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी, जिसमें जी फैक्टर और एस फैक्टर के बारे में बताया उन्होंने। उसके बाद
गस्टन की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस थी जो 1938 में दी। इन्होंने कहा कि 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से हमारा इंटेलिजेंस बना हुआ है, और ये जो थ्योरी है वो स्पीयरमैन के जी फैक्टर को जो है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती थी। स्टर्नबर्ग ने अपनी ट्रायर्किक थ्योरी दी जिसमें 3 तरह की इंटेलिजेंस को उन्होंने बताया, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड द एनालिटिकल इंटेलिजेंस। और कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस को प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का, जो लोगों में इनमें बहुत हाई होता है उनको स्ट्रीट स्मार्ट कहा जाता है, और ये लोग अपनी लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं। उसके बाद गार्डनर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस थे, जिनमें गार्डनर ने ये कहा कि केवल एक फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस से जो है कि हम इंटेलिजेंस को नहीं डिफाइन कर सकते, इसमें नंबर ऑफ इंटेलिजेंस एक साथ काम करते हैं तभी हमारी इंटेलिजेंस एक बनती है। और इन्होंने सबसे पहले 7 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो उन्होंने दिया, जिसमें लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेटियल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, इंट्रापर्सनल, और लास्ट में उन्होंने एक और इंटेलिजेंस का टाइप जोड़ा जिसको कि उन्होंने कहा नेचुरलिस्ट। तो ये था गार्डनर की। उसके बाद कैटल की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी, और कैटल ने जो अपने थ्योरी में 2 तरह की बुद्धि दी, फ्लूइड एंड द क्रिस्टलाइज्ड, जिसमें फ्लूइड का मतलब जो है वो बेसिकली एक तरल बुद्धि जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि हमारे नॉलेज का और हमारे पास एक्सपीरियंसेस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। पर्सन यहाँ पर नए-नए लॉजिकल मेथड्स को जो है वो अडॉप्ट करता है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस जो है हमारी एबिलिटी है, यानी हम जहाँ पर अपने स्किल्स का यूज़ करते हैं अपने पास एक्सपीरियंसेस और नॉलेज को ध्यान में रखते हुए। और ये जो है हमारी इंटेलेक्चुअल लर्निंग के लिए जो है वो थ्रू आउट लाइफ स्पैन हमारी ये चलती है, और इसको हम जनरल नॉलेज जो हम सीखते हैं और जो हमारी वोकेबलरी है उसके थ्रू हम जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद पास्ट थ्योरी बताई गई, पी का मतलब प्लानिंग, ए अटेंशन, साइमल्टेनियस एंड द सक्सेसिव, जो कि दास नीलगिरी ने दिया था कि किस तरीके से हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्लान करने के बाद उन्हीं स्टिमुलस पर अटेंशन देते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। फिर इसी स्टिमुलस को हम ग्रुप में बनाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इसको एज अ होल लेते हैं स्टिमुलस को, और उसके बाद हम जो है वो उस स्टिमुलस को एक सीरियल ऑर्डर में अरेंज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और पास्ट थ्योरी की वजह से हम कई सारे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को हमें समझने में बहुत मदद करती है, जैसे कि रीजनिंग है, इमेजरी है, लैंग्वेज एंड द मेमोरी है। तो ये था थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से जो है अपने तरीके से और अपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के थ्रू इंटेलिजेंस को परिभाषित करने की कोशिश की। और उसके बाद एक 2 तरह की इंटेलिजेंस और देखने को मिली, टेक्निकल इंटेलिजेंस, जो लोग बहुत ही टेक्निकल होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये इंटेलिजेंस देखने को मिलती है। और ये जो है वाइगॉट्स्की ने इसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया टेक्निकल इंटेलिजेंस को, जिसमें उन्होंने बताया कि कल्चर का जो है वो बहुत ही इन्फ्लुएंस होता है हमारे इंटेलिजेंस के ऊपर। और इन्होंने जो है ये बताया कि जो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं, जो हमारे सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं वो हमें बहुत ही इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। और ये जो थ्योरी थी ये भी बहुत ही फेमस थी वाइगॉट्स्की की। बस इसमें उन्होंने यही कहा कि जो कल्चर है वो हमारे इंटेलिजेंस को डिटरमाइन करता है, कि जिस भी कल्चर में हम रह रहे हैं, क्योंकि हर एक कल्चर का अपना नॉर्म है, अपने वैल्यूज़ हैं, और जिस भी कल्चर में हम रह रहे होते हैं वो कल्चर हमारी बुद्धि को या हमारे इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस जिसमें बहुत हाई होती है, वो बहुत लोग बहुत एडवांस होते हैं, जैसे कि एडवांस कंट्रीज़ में भी हमें ये देखने को ज़्यादा मिलता है। अगर हम बाहर की कंट्रीज़ को देखें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस जो है वो हमें बहुत देखने को मिलता है। ऐसे लोगों में अटेंशन, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, परफॉर्मेंस, ये सब बहुत ही उनके अंदर हाई होता है, अचीवमेंट ओरिएंटेड ये लोग बहुत होते हैं। और उसके बाद है हमारी इंटीग्रल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर हम कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ दोनों को कंबाइन करके जब इंटेलिजेंस को समझते हैं तो वो हमारी इंटीग्रल इंटेलिजेंस होती है। तो ये सारी कुछ इंटेलिजेंस थी जिन्होंने अपने अपने तरीके से इंटेलिजेंस को परिभाषित करने की कोशिश की। उसके बाद कि हम किस तरीके से इंटेलिजेंस को मापते हैं, कि इंटेलिजेंस जो है हमारी किस तरीके से उसको मापा जाता है। तो इसके लिए एक मनोवैज्ञानिक थे एल्फ्रेड बिने एंड थियोडर साइमन, जिन्होंने सबसे पहले जो है इसको साइंटिफिकली इंटेलिजेंस को यानी बुद्धि को मेज़र करने की कोशिश की इन 1905 में। तो इसमें इन्होंने एक स्केल डेवलप की जिसको कि बिने साइमन इंटेलिजेंस स्केल कहा गया। और उसके बाद 1908 में उन्हें एक मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया कि मेंटल एज क्या होता है। और उसके बाद उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया क्रोनोलॉजिकल एज, कि जिस एज के आप हैं, जिस एज में से अगर किसी व्यक्ति की 21 साल एज है तो 21 साल उसकी क्रोनोलॉजिकल एज हो गई। और मेंटल एज जो
आपकी वो एज होती है जहाँ पर हम जिस एज ग्रुप में हैं उसी एज ग्रुप के फेलो जो है उसकी मेंटल एज उस दौरान क्या होनी चाहिए, जिसको कि हम एक टेस्ट से मापते हैं, वो हमारी हो गई मेंटल एज। तो उसके बाद बिने साइमन जो उन्होंने स्केल था वो डेवलप किया कि अगर जैसे सपोज मान लीजिए कि अगर किसी भी चाइल्ड की मेंटल एज उसकी क्रॉनिकल एज से 2 कम है, जैसे अगर वो 21 साल का है तो मेंटल एज अगर उसकी 19 या 18 चल रही है, तो इसका मतलब उसकी जो आईक्यू है वो बहुत कम है और उसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। तो इसीलिए उन्होंने जो है 1912 में फिर विलियम स्टर्न आए, उन्होंने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया कि हम किसी भी इंटेलिजेंस को या किसी भी की बुद्धि को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो उन्होंने एक आईक्यू का फॉर्मूला दिया, जिसमें फॉर्मूला ये था, इट इज़ द मेंटल एज डिवाइडेड बाय द क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। यानी जो भी मेंटल एज आई है उस टेस्ट के ऊपर, 21 साल के बच्चे के लिए जो टेस्ट बनाया गया है उस टेस्ट पर उसकी जो मेंटल एज आ रही है वो डिवाइडेड बाय उसकी क्रोनोलॉजिकल एज यानी 21 ईयर्स, और इनटू जब आप 100 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो होगी हमारी आईक्यू, उसकी आईक्यू उस तरीके से निकलेगी। और इन्होंने कई सारे आईक्यू रेंज यहाँ पर बताई, जिसमें जिस बच्चे की 130 से ऊपर आईक्यू लेवल होता है उसको गॉड गिफ्टेड चाइल्ड कहा गया है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट होगा। जिसकी आईक्यू 120 टू 129 आ रही है उसको हम सुपीरियर इंटेलिजेंस कहते हैं। इस तरीके से रेंज बताई गई है। और जिसकी बिलो 25 है उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी प्रोफाउंड, यानी पूरी तरीके से वो साइकोटिक है, उसके अंदर वो अपने डेली रूटीन का काम या कुछ भी वो नहीं कर सकता है। तो ऐसे लोगों में हमें बिलो 25 जिनकी आईक्यू लेवल होता है, ऐसे लोग पूरी तरीके से इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड होते हैं। तो जो एल्फ्रेड बिने साइमन टेस्ट था, उन्होंने सबसे पहले जो है वो इंटेलिजेंस स्केल बनाया इंटेलिजेंस को मापने के लिए, जिसमें उन्होंने मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज का कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद 1912 में विलियम स्टर्न आए, जिन्होंने आईक्यू का फॉर्मूला दिया कि हम किस तरीके से इंटेलिजेंस को जो है वो माप सकते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर मेंटल एज को हम क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करके उसको 100 से हम जो है वो गुणा कर दें उसका, तो हमें इंटेलिजेंस क्वोशिएंट निकल कर के आ जाता है। और इसमें कई सारी रेंजेस उन्होंने जो है वो बताई गई हैं। उसके बाद कई तरीके के इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट को जो है वो कई तरीके से बताया गया है, जिसमें बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, की एक टेस्ट को करने के लिए जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं उसके बेसिस पर 2 तरीके के टेस्ट बताए गए हैं। एक है हमारा इंडिविजुअल टेस्ट और दूसरा है हमारा ग्रुप टेस्ट। उसके बाद दूसरा है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ आइटम्स यूज्ड इन द टेस्ट, की जो भी आइटम उसमें यूज़ किया गया है। तो 2 तरीके से, वर्बल टेस्ट एंड द नॉन वर्बल टेस्ट। और उसके बाद कल्चर के बेसिस पर 2 तरीके से टेस्ट बनाए गए, कल्चर फेयर टेस्ट एंड द कल्चर बायस टेस्ट। तो ये सारे जो टाइप्स ऑफ जो है वो टेस्ट हैं इंटेलिजेंस के, जो कि हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल टेस्ट की। तो इंडिविजुअल टेस्ट जो होता है वो टेस्ट होता है जहाँ पर एक समय में केवल हम एक ही पार्टिसिपेंट के ऊपर उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर कोई इंटेलिजेंस टेस्ट हमने बनाया है तो हम केवल एक ही पार्टिसिपेंट को एक समय में बुला करके उसके ऊपर जब हम उस इंटेलिजेंस टेस्ट को बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल टेस्ट। और जो सबसे फेमस इंडिविजुअल टेस्ट जो हुए वो स्टैनफोर्ड बिने का था और वेस्टलर का इंटेलिजेंस टेस्ट था, क्योंकि वेस्टलर ने तो वैसे भी बहुत ज़्यादा और बिने और साइमन ने बहुत काम किया है इसके ऊपर। तो जो इनका जो टेस्ट होता है वो इंडिविजुअल टेस्ट है। तो स्टैनफोर्ड बिने ने 1905 बिने एंड साइमन के नाम से ये टेस्ट बहुत फेमस हुआ, जिसमें बहुत ही ये टेस्ट जो था पॉपुलर था, जो कि एक इंडिविजुअल टेस्ट था। और 2003 तक इसके 5 वर्जन जो है हम देख चुके हैं। और इन्होंने जो है वो इसमें 10 सब टेस्ट थे इस टेस्ट में, और 5 फैक्टर्स थे, और 5 फैक्टर्स के से मिलाकर के 10 सब टेस्ट मिले थे। जिसमें पहला फैक्टर जो इंटेलिजेंस को मानता था फ्लूइड रीजनिंग, कि किस तरीके से रीजनिंग जो है यहाँ पर नोवेल आइडियाज़ को हम अडाप्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं। नॉलेज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, विजुअल स्पेटियल रीजनिंग एंड द वर्किंग मेमोरी, ये 5 डोमेन्स थे जिसके बेसिस पर इंटेलिजेंस को परिभाषित किया गया। और इस टेस्ट में जो है हम 2 स्कोर हमें मिलते थे, वर्बल इंटेलिजेंस का स्कोर भी मिलता था और नॉन वर्बल आईक्यू का भी स्कोर मिलता था। SB5 क्योंकि 5th वर्जन में हम हैं, तो स्टैनफोर्ड बिने 5th वर्जन जो है हम यूज़ कर रहे हैं 2003 में जो आ चुका था। और इसमें
2 ईयर से लेकर के 85 ईयर्स तक के लोगों को इस टेस्ट को के ऊपर इसको अप्लाई किया जा सकता है। यानी 2 साल से लेकर के 85 ईयर्स के जो भी लोग हैं, इस टेस्ट को हम उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इतना बड़ा एज रेंज है। उसके बाद वेस्लर जो थे, वो उनका भी एक इंडिविजुअल टेस्ट है, डेविड वेस्लर। इन्होंने 3 स्केल्स डेवलप किए। एक इन्होंने एडल्ट्स के लिए किया, दूसरा इन्होंने स्कूल चिल्ड्रन के लिए किया और तीसरा इन्होंने प्री स्कूल चिल्ड्रन के लिए ये टेस्ट डेवलप किया था। यानी इन्होंने जो है वो 3 तरह के टेस्ट अपने उसमें डेवलप किए हैं और ये जो टेस्ट हैं इसमें वर्बल और नॉन वर्बल डोमेन हमें सब देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ एक फुल आईक्यू स्कोर भी मिलता है वेस्लर के इंटेलिजेंस स्केल में। वेस्लर ने जो अपना एक मेंटल आईक्यू का फॉर्मूला अलग दिया, क्योंकि जो हम आईक्यू का फॉर्मूला पहले यूज़ करते थे कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, तो वेस्लर ने इसको यूज़ किया कि जो भी एक्चुअल स्कोर यानी अटेन्ड और एक्चुअल स्कोर जो वो मेंटल टेस्ट पर लेकर आ रहा है, अगर हम उससे एक्सपेक्टेड मीन स्कोर ऑफ एज से डिवाइड कर दें तो वो हमारा क्या होगा, आईक्यू निकलेगा। वेस्लर ने इसको इस तरीके से फॉर्मूले को डिफाइन किया और इन्होंने इनके 3 वर्जन है वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल के। पहला है वेस्लर WPPSI, जिसको कि वेस्लर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस कहा गया। इस स्केल में 2 साल से लेकर के और 6 मंथ्स और 7 ईयर्स एंड 7 मंथ्स के बच्चों पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको 1967 में इंट्रोड्यूस किया गया था और चिल्ड्रन की एज 4 ईयर्स टू 6.5 ईयर्स तक हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 14 सब टेस्ट है, जिसमें कि वर्बल, परफॉर्मेंस और फुल आईक्यू स्केल है। 3 तरह की आईक्यू में यहाँ पे देखने को मिलती है इस स्केल में। एक तो वर्बल आईक्यू कि वर्बली वो कितना जो है वो उसका इंटेलिजेंस लेवल है, नॉन वर्बल आईक्यू और साथ ही साथ इन दोनों को मिला के फुल आईक्यू स्कोर इसका क्या निकल करके आ रहा है, वो हो गया वेस्लर का प्री स्कूल चिल्ड्रन। इसी तरीके से उन्होंने चिल्ड्रंस के लिए जो था वो भी स्केल डेवलप किया, जो कि थोड़े बड़े बच्चे थे। इसको 6 टू 16 ईयर्स तक के बच्चों पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। 1949 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इसमें जो इसका मेन आइडेंटिफाई था कि ऐसे बच्चों में जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ अगर कोई हो रही है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए स्केल बनाया गया था कि बच्चे अगर मान लीजिए पढ़ने में उसको तकलीफ़ हो रही है तो कहाँ-कहाँ पे उसको तकलीफ़ हो रही है, उसके लिए इसको ये बनाया गया। और इसका जो रीसेंट वर्ज़न है वो 2014 में अब तक आ चुका है। उसके बाद अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल वेस्लर ने बनाया और वेस्लर ने जो है इसको एडोलसेंस से यानी 16 ईयर्स से लेकर के ऊपर तक जितने भी लोग हैं और इनकी जनरल इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए उन्होंने ये स्केल बनाया था और ये 2008 में जो है वो इसको लॉन्च किया गया था। तो इस तरीके से वेस्लर का काफ़ी योगदान रहा है बुद्धि क्षेत्र में। उसके बाद ग्रुप टेस्ट है। ग्रुप टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जहाँ पर एक समय में हम ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स के ऊपर इस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम ग्रुप टेस्ट कह सकते हैं। इनमें जो सबसे फेमस जो ग्रुप टेस्ट है वो रेमन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है, जो कि एक परफॉर्मेंस टेस्ट है जिसको कि हम अप्लाई करते हैं। तो रेवन प्रोग्रेसिव जो है वो जॉन सी रेवन ने 1983 में यूज़ किया था। एक तरीके का ये नॉन वर्बल टेस्ट है। इसमें कुछ मैट्रिसेस होती हैं जो कि फिल करनी होती हैं, मिसिंग मैट्रिसेस होती हैं, फिल करनी होती हैं और ये पूरी तरीके से एक नॉन वर्बल टेस्ट है। यहाँ पे वर्बल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, लैंग्वेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और यहाँ पर बच्चे से लेकर के एडल्ट्स सब में इसको अप्लाई किया जा सकता है। और रेवन उसके बाद 3 और स्केल इस तरीके से डेवलप की थी। एक था स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, SPM, कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस और एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, जो कि 6 से लेकर के 80 साल तक किसी के ऊपर भी जो है वो इन मैट्रिसेस को अप्लाई किया जा सकता है। तो ये था इंडिविजुअल टेस्ट एंड द ग्रुप टेस्ट। इसमें से 2 फेमस इंडिविजुअल टेस्ट बहुत हैं, स्टैनफोर्ड बिने एंड द वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल, जिसके थ्रू हम बुद्धि को जो है वो मापने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है वर्बल एंड द नॉन वर्बल, जहाँ पर हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, वो हमारा वर्बल टेस्ट है। एंड नॉन वर्बल टेस्ट हमारा वो टेस्ट हो गया जहाँ पर हमें कोई भी लैंग्वेज का हमें यूज़ नहीं होता है, जहाँ पर हम केवल इंस्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत लैंग्वेज रखते हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी उसके जो टेस्ट का जो मेन एलिमेंट्स होते हैं उसमें कोई भी लैंग्वेज का कोई भी काम यहाँ पर नहीं होता है, तो उसको नॉन वर्बल टेस्ट कहा गया। एंड जो नॉन वर्बल टेस्ट में जो है हमारे कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन, ये बहुत फेमस टेस्ट है, क्यूब कंस्ट्रक्शन, पास अलोंग टेस्ट, ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो बहुत ही फेमस नॉन वर्बल टेस्ट हैं। एंड वर्बल टेस्ट को हम लोग पेपर पेंसिल टेस्ट भी कह सकते हैं। इन टेस्ट को जो है हम आसानी से, जिसमें लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं, उसको हमने वर्बल टेस्ट किया। उसके बाद कल्चर के बेसिस पर जो है वो 2 तरीके के टेस्ट बनाए गए, कल्चर फेयर टेस्ट एंड द कल्चर बायस टेस्ट। तो कल्चर फेयर्स, क्योंकि हर एक कल्चर का एक यूनिक वैल्यू होती है, उसकी एक यूनिक लैंग्वेज है, उसके अलग एक्सपेक्टेशंस है,
तो कुछ टेस्ट ऐसे बनाए गए जो कि कल्चर से फ्री थे, यानी किसी भी कल्चर के लोग जो है इसको यूज़ कर सकते थे, इसलिए इनको कल्चर फेयर कहा गया। और इसमें जो सबसे फेमस जो कल्चर टेस्ट है वो है ड्रॉ अ मैन टेस्ट, और कैटल का जो है कल्चर फेयर टेस्ट है। ड्रॉ अ मैन टेस्ट जो है वो गुडइनफ ने डेवलप किया था 1926 में, बाद में इसको गुडइनफ एंड हैरिस ने जो है वो 1963 में इसको रिवाइज किया। ये जो बेसिकली एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है, यानी यहाँ पर क्योंकि ये परफॉर्मेंस टेस्ट है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे एक बच्चे को एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया है और उसको 3 पिक्चर्स बनाने को कही जाती हैं। पहली जो और अलग-अलग सेपरेट उस पे पेपर पे उसको बनाने को कहा जाता है। सबसे पहले उसको एक मैन की यानी आदमी की पिक्चर बनाने को कहा गया, उसके बाद एक वुमन की पिक्चर बनाने को, और उसके बाद उसको अपनी सेल्फ की पिक्चर को बनाने के लिए कहा गया। तो इस तरीके से ये जो था ड्रॉ अ मैन टेस्ट, ये एक तरीके का कल्चर फेयर टेस्ट है, किसी भी कल्चर के ऊपर इसको जो है हम अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कल्चर बायस टेस्ट। तो कल्चर बायस टेस्ट जो है वो ऐसा कोई टेस्ट डेवलप नहीं हो पाया, इसलिए इसको हम कल्चर फेयर ही टेस्ट हमने जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया इन प्लेस ऑफ कल्चर फ्री टेस्ट। तो कल्चर फेयर टेस्ट को ही हम जो है वो अभी तक इसको मेज़र करते आए हैं। तो इस तरीके से ये इंटेलिजेंस को मेज़र करने के ये तरीके थे, जिसमें कि आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया गया जो कि विलियम स्टर्न ने दिया 1912 में, कि आईक्यू को हम का फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। उसके बाद बेचलर ने जो है वो आईक्यू का जो अपना फॉर्मूला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक एक्चुअल स्कोर जो मेंटल उस पे टेस्ट पे बच्चा लेके आ रहा है डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड एवरेज मीन एज स्कोर जो होता है, अगर उससे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा जो है वो आईक्यू बच्चे का निकल कर आ जाएगा। स्टैनफोर्ड बिना इंटेलिजेंस स्केल बहुत ही फेमस स्केल था और इसके हम 5th वर्जन पे अभी तक हम इसको यूज़ कर रहे हैं। बैचलर की टेस्ट की खास बात ये थी कि इसमें हमें 3 तरह के आईक्यू देखने को मिलते थे, वर्बल आईक्यू, नॉन वर्बल आईक्यू एंड द फुल आईक्यू स्कोर। और बैचलर ने हर एज रेंज के लिए अलग-अलग बैचलर इंटेलिजेंस स्केल बनाए हैं। प्री स्कूल बच्चों के लिए अलग है, चिल्ड्रंस के लिए अलग है, और द अडल्ट्स के लिए इन्होंने अलग-अलग बनाया गया। फिर कई सारे तरीके के टेस्ट हैं, इंडिविजुअल टेस्ट है और आपका ग्रुप टेस्ट है, देन वर्बल टेस्ट है, उसके बाद हमारा जो है वो नॉन वर्बल टेस्ट है, एंड द कल्चर फेयर एंड द कल्चर फ्री टेस्ट। तो नॉन ग्रुप टेस्ट में जो है सबसे फेमस रहता है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, जो कि एक परफॉर्मेंस टेस्ट है, और इस टेस्ट में जो कुछ मिसिंग मैट्रिसेस होती है जिसको कि उसे फुलफिल करना होता है, और ये जो है वो किसी भी कल्चर के ऊपर हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद 3 जो है रेवन ने और बनाई थी, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस एंड द रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। तो ये था इंटेलिजेंस की इंटेलिजेंस जो है वो बेसिकली क्या होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इंटेलिजेंस जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारी एक कैपेसिटी है जहाँ पर हम एक नए-नए स्टिमुलस को समझते हैं, लैंग्वेज को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। तो एक तरीके से ये हमारी ग्लोबल कैपेसिटी है और हम अपने एनवायरनमेंट में किस तरीके से उसको इफ़ेक्टिवली डील कर सकते हैं या अपने एनवायरनमेंट के साथ हम प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं, ये हमारा इंटेलिजेंस था। इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने काम किया है और इसमें सबसे बड़ा डिबेट जो आज तक अभी तक चलता आया है वो नेचर वर्सेस नर्चर का जो डिबेट है कि इंटेलिजेंस को हम जेनेटिक फैक्टर्स ही केवल परिभाषित करते हैं या जेनेटिक्स में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी महत्वपूर्ण योगदान है। और इन्वायरमेंटल सपोर्टर सबसे ज़्यादा जॉन लॉक थे जिन्होंने इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और इन्होंने एक टेबुला रासा यानी ब्लैंक स्लेट का एक इन्होंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि हमारा जो हमारी बुद्धि होती है वो एक तरीके से ब्लैंक स्लेट की तरह होती है, एक खाली हमारा स्लेट है जिसमें हम अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम इस स्लेट को क्या करते जाते हैं, भरते जाते हैं। उसके बाद कई सारे थियरिस्ट हैं जिन्होंने अपने-अपने तरीके से इंटेलिजेंस को परिभाषित करने की कोशिश की, जिसमें सबसे पहले थे स्पीयरमैन जिन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को डेवलप किया कि जो 2 फैक्टर्स हैं, एस फैक्टर और द जी फैक्टर। उसके बाद थर्स्टन ने बताया कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो बेसिकली 7 जो हमारी डिस्टिंक्ट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं उसके द्वारा बनी हुई हैं। और ये सब जो इन्होंने एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज़ करते हुए उन्होंने का एक न्यू मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस को डेवलप किया और इस फैक्टर्स थे जो 7 फैक्टर्स उन्होंने बताए उनको उन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के रूप में परिभाषित किया। उसके बाद गार्डनर थे जिन्होंने 1983 में अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को डेवलप किया जिसमें उन्होंने बताया कि केवल एक फॉर्म से हम इंटेलिजेंस को नहीं बना सकते, कई सारे इंटेलिजेंस के फॉर्म एक दूसरे से जब मिल जाते हैं तो उसके बाद ही हमारी इंटेलिजेंस जो है वो
बनती है। और इसके लिए उन्होंने जो है वो 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताया, जिसमें 7 उन्होंने पहले बताया था और बाद में उन्होंने एक जो 8वां था, उसको उन्होंने जो है वो बाद में जोड़ा और हमारी इंटेलिजेंस को परिभाषित किया। उसके बाद स्टर्नबर्ग की ट्रायड की थ्योरी, जिसमें उन्होंने 2 तरह की इंटेलिजेंस बताई। एक थी हमारी ट्रायड यानी 3 तरह की थी। एक है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, दूसरा थी हमारी क्रिएटिव और एनालिटिकल इंटेलिजेंस। जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जिनमें बहुत हाई होती है, वो अपनी लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल कहे गए। उसके बाद कैटल ने प्रपोज किया 2 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड द क्रिस्टलाइज। एक जो हमारी पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज़ नहीं करती और एक हमारी जो पास्ट एक्सपीरियंसेस से बनी हुई है, उसको उन्होंने परिभाषित किया। उसके बाद दास एंड नीलगिरी ने जो है वो 4 कॉम्पिटेंट लेवल्स इंट्रोड्यूस किए, प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियस एंड द सक्सेसिव। और फिर इंडियन पर्सपेक्टिव में वाइगॉट्स्की ने जो है वो एक टेक्निकल इंटेलिजेंस के रूप में उसको दिया, जहाँ पे सोशियो कल्चरल जो फैक्टर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इंटेलिजेंस को बनाने में। और ये जो हमारी एडवांस कंट्री है, यहाँ पर ये जो है फैक्टर्स बहुत दिखाई देते हैं। और टेक्निकल इंटेलिजेंस जिनमें बहुत हाई होती है, ये लोग अपनी प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही एडवांस होते हैं नई नई चीज़ों को सीखने में। ऐसे लोगों को टेक्निकल इंटेलिजेंस कहा गया। उसके बाद इंटीग्रल इंटेलिजेंस, जहाँ पर हम कॉग्निटिव एंड एज वेल एज नॉन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ दोनों को जब हम कंबाइन करके जो है वो इंटीग्रेट करके जब हम बात करते हैं, तो उसको हमने इंटीग्रल इंटेलिजेंस कहा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद इंटेलिजेंस को मापने के कई सारे तरीके बताए गए, जिसमें एक मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया गया और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो भी इंटेलिजेंस है वो बेसिकली उसके जो डिफरेंट टेस्ट जो है वो डेवलप किए गए हैं, वो है एक है इंडिविजुअल एंड द ग्रुप टेस्ट, उसके बाद वर्बल एंड द नॉन वर्बल टेस्ट एंड द कल्चर फेयर टेस्ट एंड द कल्चर बायस टेस्ट। क्योंकि कल्चर बायस टेस्ट कुछ बन नहीं पाया, तो उसके लिए उन्होंने कल्चर फ्री की जगह उन्होंने जो सबसे बहुत एप्रोप्रिएट वर्ड जो उन्होंने यूज़ किया उसको समझाने के लिए, वो था हमारा कल्चर फेयर टेस्ट, कि हमारा जो कल्चर है वो कल्चर फेयर टेस्ट हमारा इस तरीके से। तो ये था इंटेलिजेंस और ब्लॉक नंबर 4 का ये जो लास्ट यूनिट था। धन्यवाद।